हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बाल विकास एवं शिक्षण विधि की टॉपिक में आगे बढ़ते हुए आपको 30 क्वेश्चन कराने वाले हैं। यह प्रैक्टिस से तीसरा होगा। साथ ही साथ स्टार्ट करते हैं, समय को न व्यर्थ करते हुए। और बीच बीच में अपनी प्रक्रियाएं, अपना फीडबैक आप जो है देते रहिएगा। देखिए, सबसे पहले हम पहले क्वेश्चन को डिस्कस करें तो निम्न में से कौन सा अधिगम का पठार नहीं है। देखिए, अधिगम का जो है अधिगम जो होता है, अधिगम का वक्र और अधिगम का जो है पठार जो है, इनको हम देखें तो सबसे पहले अधिगम का जो वक्र होता है, उस मात्रा और समय का जो ग्राफ बनता है, तो उसमें अधिगम वक्र होगा या अधिगम वक्र रेखा कहा जाएगा। जबकि अधिगम वक्रों में कभी कभी देखा जाता है कि जो अधिगम का वक्र कुछ भाग अत्यंत कम उन्नति को प्रदर्शित करता है, तो उसको हम कहते हैं अधिगम का पठार कहेंगे। ठीक, उसके बाद देखें अधिगम का जो पठार जो होगा वो अधिगम का वक्र, उसके बाद अधिगम का जो पठार होता है, इसमें जो है किसी प्रकार की कोई भी जो है नगण्य उन्नति या कर सकते हैं नगण्य उन्नति प्रदर्शित करने वाला जो भाग होता है, अधिगम का पठार प्रदर्शित करता है। ठीक, अधिगम के पठार में कई कारण हो सकते हैं। जैसे कि अधिगम का जो कारण है, यहाँ पे कारण आपसे पूछा है कौन सा नहीं है, इसमें कई कारण अधिगम का हो सकता है। देखिए, अधिगम का जो अधिगम पठार बनने में कारण होते हैं, वो अधिगमकर्ता की आवश्यकता, ध्यान, रुचि, उत्साह, वातावरणीय व्यवधान, थकान, शारीरिक सीमा रेखा, और देखा जाए तो प्रेरणा की कमी और ज्ञान की सीमा आदि हैं। जबकि विद्यालय जो होता है, इसका जो है कि असहयोग है, यानी कि विद्यालय इसका कारण नहीं है, यानी कि विद्यालय का असहयोग इसका कारण नहीं होता है। यानी कि प्रेरणा हो जाएगा, शारीरिक सीमा और ज्ञान ये सब होंगे, यानी कि जो अधिगम के पठार में शामिल हो सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला है हमारा जो अधिगम अनुभव प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है। यह कथन किसके अनुसार, यह कथन किसके अनुसार है? गेट्स व अन्य के अनुसार। अधिगम जो होता है, अधिगम जो होता है अनुभव प्रशिक्षण व परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन गेट्स व अन्य के अनुसार है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें तो अगला है हमारा जो स्टैनफोर्ड बीने परीक्षण का मापन करता है। स्टैनफोर्ड जो होते हैं, ये जो है बुद्धि परीक्षण का मापन करते हैं। किसका? बुद्धि परीक्षण का। आप सब थ्योरी में पढ़े होंगे कि स्टैनफोर्ड जो है वह बुद्धि परीक्षण का बुद्धि मापनी में प्रयोग होता है। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है कि स्टैनफोर्ड जो है बुद्धि परीक्षण मापन में जो है प्रयोग होता है। इनका जो है स्टैनफोर्ड जो है 1905 में, कसमें 1905 में बीने ने अपनी सहयोगी जो है साइमन, कौन है? साइमन के साथ मिलकर जो है आधुनिक प्रकार का सबसे पहला बुद्धि परीक्षण जो है तैयार किया था इन्होंने। इसके आप देखा जाए तो स्टैनफोर्ड का संबंध बुद्धि परीक्षण से है, इसको अपने सहयोगी साइमन के अनुसार इन्होंने शामिल किया था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखें तो अगला है, चौथा क्वेश्चन है, अंतर्मुखी व्यक्तित्व और बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया? देखिए, वर्गीकरण, अब देखिए व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया है, इसको देखिए। व्यक्तित्व का वर्गीकरण जो है युंग महोदय के अनुसार, यहाँ पे युंग के अनुसार पूछा गया है। युंग के अनुसार जो होता है, जो 3 प्रकार के, युंग ने व्यक्तित्व का वर्गीकरण 3 प्रकार से किया है। पहला है जो है अंतर्मुखी है, पहला अंतर्मुखी है, दूसरा है बहिर्मुखी, क्या? बहिर्मुखी, उसके बाद उभयमुखी, कौन सा? उभयमुखी। इसको आप याद रखिए, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। तो युंग महोदय के अनुसार जो है, युंग महोदय के अनुसार जो है इन्होंने दिया था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखा जाए तो इसमें देखिए चौथा का जो है बी वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखें, अगला पांचवा है, बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक। जो बालक हैं, बालक को कौन कौन सा सामाजिक कारक जो है आपको प्रभावित कर सकता है? यानी कि देखिए, आर्थिक तत्व से कोई मतलब नहीं है बालक को, और सामाजिक परिवेश जन्य, ये जो है शारीरिक तत्व, वंशानुक्रम तत्व, जो शारीरिक तत्व है बालक को प्रभावित करने वाला कारक है। जबकि वंशानुक्रम पे जो है ये भी एक तरह से बालक से वंशानुक्रम ये प्रभावित नहीं करेगा, जबकि शारीरिक भी इससे प्रभावित नहीं होगा। जो प्रभावित करने वाला कारक है सामाजिक परिवेश से जन्म है, यानी कि सामाजिक परिवेश में जब बालक जाएगा, वहाँ के वातावरण से जो सीखेगा वह उसके जो है सामाजिक विकास को प्रभावित करेगा। ये शारीरिक विकास होता है, शारीरिक विकास को प्रभावित करेगा, जबकि सामाजिक
विकास जो है समाज में रहने वाला बालक सामाजिक परिवेश जन्य से संबंधित होगा। इसलिए जो है पांचवा का जो आंसर होगा वो पांचवा का आंसर जो है आपका होगा यह है बी वाला ऑप्शन होगा, यानी कि सामाजिक जो परिवेश जन्य है वह सामाजिक परिवेश जन्य से सामाजिक विकास को प्रभावित करेगा। अगला क्वेश्चन है, अगला हमारा छठवां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है, यानी कि शारीरिक विकास का जो नियम है उसको आपको बताना है। पहला है मानसिक विकास से भिन्नता का नियम, अनियमित विकास का नियम, दूरगामी विकास का नियम, कल्पना और संवेगात्मक विकास से संबंध का नियम। देखिए जो यह है जो हमने डिस्कस कर रहे हैं, यह जो मानसिक विकास होती है यह एक जो है शारीरिक विकास का प्रमुख नियम नहीं है, जबकि अनियमित बी वाला ऑप्शन जो है अनियमित विकास का नियम जो है यह शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है। जो अन्य नियम है अन्य प्राणियों के अच्छा जो मनुष्य होता है, मनुष्य का जो शारीरिक विकास से गति जो है वह बहुत धीमी या तेजी अनियमित गति से होती रहती है। तो यहाँ पे जो शारीरिक विकास का प्रमुख नियम होगा अनियमित विकास। अनियमित का मतलब क्या हो गया, जैसे कि बालक है, बालक का जो शैशवावस्था होता है, आप जानते हैं कि बालक का जो शैशवावस्था होता है बहुत तीव्र गति से होता है। कौन सा? तीव्र गति से। जबकि बाल्यावस्था जो होती है बाल्यावस्था आपका जो है आपका मंद गति से होता है, यानी कि इसमें एक तरह से स्थिरता आ जाती है। बाल्यावस्था में गति धीमी हो जाती है, इसको कह सकते हैं। पुनः जो है आपका जो है किशोरावस्था में यह गति तीव्र हो जाती है। क्या? यह गति पुनः जो है तीव्र हो जाती है, किसमें? जो है किशोरावस्था, यानी कि बाल्यावस्था, किशोरावस्था और शैशवावस्था, इन सभी को देखा जाए तो अगर बालक देखा जाए तो इन गतियों के अनुसार ये इनका विकास जो है होगा, यानी कि विकास अनियमित होगा। और विकास देखिए जो बालक होता है, बालक का विकास जो होता है जो चाहे मानव का विकास होता है शारीरिक जो है विकास होगा। बालक जो है बाल्यावस्था या कह सकते हैं शारीरिक विकास जो होती है वो सिर से पैर की तरफ होगी, जिसे हम मस्तोदमुखी भी कहते हैं। आप इसको नोट कर सकते हैं, मस्तोदमुखी या सिर से पैर की तरफ इसको विकास कहा जाता है। ठीक, अगला है सातवां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? इसको आपको याद करना है। अनुकूलन प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत। देखिए सातवें क्वेश्चन का सबसे सटीक आंसर देखा जाए तो यहाँ पे अनुकूलन प्रत्यावर्तन का सिद्धांत यह जो है अधिगम है, यह सिद्धांत नहीं है। यह सिद्धांत नहीं है, यह एक प्रकार का अधिगम से संबंधित होता है। कौन सा? अधिगम से संबंधित होता है। जबकि ये तीनों ऑप्शन जो है बी सी डी, निरंतर विकास का सिद्धांत जो है, परस्पर संबंध का सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत, यह सब सिद्धांत है। क्या है? यह सब सिद्धांत है। कौन सा? यह सब सिद्धांत है, अधिगम का सिद्धांत है। अधिगम के और सारे सिद्धांत है, जैसे कि जो है परमार्जितता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, और अभी हमने बताया कि मस्तोदमुखी का सिद्धांत, ये सभी सिद्धांत है। जबकि केंद्र से निकट दूर का सिद्धांत होता है, समान से विशिष्ट प्रतिक्रियाओं का सिद्धांत होता है, व्यक्तिगतता का सिद्धांत है, विकास क्रम का सिद्धांत है, ये सभी सिद्धांत है। आप इसको याद रखिएगा, जो अनुकूलन प्रत्यावर्तन का सिद्धांत है यह सिद्धांत न होकर यह अनुकूलन प्रत्यावर्तन एक अधिगम है। क्या है? एक अधिगम है। अगला क्वेश्चन है, अगला है हमारा आठवां क्वेश्चन है, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है, यह कथन किसका है? नवीन विकास यानी कि नए विकास, नया ज्ञान या नया योजना और नई नई प्रक्रियाएं होती है, यह किसका है? हर्लॉक का है। हर्लॉक ने बताया था कि जो बालक होता है, यानी कि विकास की प्रक्रिया बालक की जो होती है वो गर्भावस्था से लेकर, यानी कि गर्भावस्था यानी कि जब आपका गर्भ धारण होगा तो गर्भावस्था से लेकर मृत्यु तक, यानी कि जब तक मृत्यु ना हो जाए, आदमी मर न जाए, तब तक विकास चलती रहती है। यानी विकास का जो अवस्था होती है वह किसी न किसी रूप में वह विकास होता रहेगा। यानी कि जन्म क्या कहेंगे? गर्भावस्था से लेकर, अगर कभी पूछा जाता है मानव का विकास कब प्रारंभ होता है, वह गर्भावस्था से प्रारंभ होकर मृत्यु अवस्था तक होती रहती है। किससे? मृत्यु अवस्था तक होती रहती है। यहाँ पे नई नई योजनाएं प्रकट होती रहती हैं। यह किसका है? हर्लॉक का। ठीक, अगला क्वेश्चन है, अगला हमारा है 9वां क्वेश्चन है, मूल प्रवृत्ति को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया?
देखिए, मूल प्रवृत्ति को 14 प्रकार से किसने, मैकडूगल ने। कौन? मैकडूगल ने क्या किया था कि इन्होंने 14 प्रकार की मूल प्रवृत्ति दी थी। परंपरागत या जन्मजात मनोशारीरिक प्रवृत्ति भी इसे कहते हैं, जो प्राणी का किसी विशेष वस्तु को देखने या उसके प्रति ध्यान देने या उसे देखकर एक विशेष प्रकार की संवेगात्मक उत्तेजना का अनुभव करने में और उससे संबंधित विशेष ढंग से कार्य करने या ऐसा करने की जो प्रबल इच्छा होती है, इसके करने के लिए यह मैकडूगल ने इस प्रकार की मूल प्रवृत्ति दी थी। जबकि मूल प्रवृत्ति जो होती है, इन्होंने मैकडूगल ने क्या किया, 14 प्रकार की मूल प्रवृत्ति दी। 14 प्रकार के जो मूल प्रवृत्ति थी, सभी मूल प्रवृत्तियों का एक एक संवेग दिया। क्या दिया? संवेग। सभी मूल प्रवृत्तियों से जुड़ा हुआ एक संवेग दिया, यानी कि 14 मूल प्रवृत्ति और 14 संवेग। 14 मूल प्रवृत्ति, 14 संवेग मैकडूगल के अनुसार दिया गया। अगला क्वेश्चन है, अगला हमारा 10वां क्वेश्चन है, किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु का चेतना या केंद्रीकरण का अवधान, यह कथन किसका है? यह कथन है डिम्बल का। कौन सा? डिम्बल। यह कथन किसका है? डिम्बल का है। यह दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु का जो केंद्रीकरण होता है, जो इसका अवधान होता है, यह डिम्बल के अनुसार यह कथन दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें तो अगला हमारा है 11वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सीखने का एक मुख्य नियम शामिल नहीं है? देखिए, हम आपको बता देते हैं कि जो थार्डाइक महोदय थे, कौन? थार्डाइक जो थे, उन्होंने क्या दिया कि सीखने का मुख्य नियम और गौण नियम दिया। इन्होंने क्या दिया? इन्होंने जो नियम था, वो सीखने का जो नियम था, इन्होंने सीखने का प्रमुख दो नियम बताया। प्रमुख दो नियमों में विभाजित करने के बाद उन दो नियमों में भी दो नियम बताया। उन्होंने दो नियम बताया, एक मुख्य नियम बताया, एक गौण नियम। क्या? एक गौण नियम। ठीक, पहला मुख्य नियम में भी 3 नियम इन्होंने बताया। सीखने का जो नियम था, इन्होंने पहला जो 2 नियम बताया, 2 में मुख्य नियम और गौण नियम बताया। मुख्य नियम में इन्होंने 3 नियम बताया। 3 नियम कौन से हैं? तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम, ए, बी और डी। यानी कि ए, बी और डी वाले जो ऑप्शन है, इनका मुख्य नियम है तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। जबकि इन्होंने गौण नियम में दिया, यानी कि मुख्य नियम में नहीं शामिल है, ये अलग नियम है। जो गौण नियम है, इन्होंने 5 प्रकार का नियम दिया। बहुअनुक्रिया का नियम, जो यहाँ पर सी वाले ऑप्शन में है, यही आपका सही आंसर है। यानी कि जो यहाँ पर नहीं पूछा है, यह मुख्य नियम नहीं है, यह तो गौण नियम है। तो इसीलिए इन्होंने बताया कि जो गौण नियम है, यानी कि मुख्य नियम में शामिल नहीं है, बहुअनुक्रिया का नियम, इन्होंने बहुअनुक्रिया, मानसिक स्थिति का नियम, आंशिक विकास का नियम कह सकते हैं, सादृश्य अनुक्रिया का नियम, इन्होंने अलग से जो है 5 प्रकार के गौण नियम दिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें तो अगला है 12वां क्वेश्चन। 12 वर्ष से 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया? देखिए, डॉक्टर एस जलोटा के अनुसार अगर देखा जाए तो सामूहिक जो बुद्धि परीक्षण का नियम इन्होंने 1963 में, क्या 1963 में जो है डॉक्टर एस जलोटा ने क्या किया था कि इन्होंने क्या किया, एक सामूहिक बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया। इसमें इन्होंने क्या किया कि जिसका नाम जो है सामूहिक बुद्धि परीक्षण में जिसका नाम इन्होंने क्या रखा है, उन्होंने नाम रखा कि साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण। क्या नाम रखा है? साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण नाम रखा। उस नाम में जो है इन्होंने क्या रखा कि इसमें हिंदी का परीक्षण, उर्दू का परीक्षण एवं आंग्ल का परीक्षण किया जाएगा। इन्होंने 12 से 16 वर्ष के बच्चों को इसमें शामिल किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें तो अगला हमारा क्वेश्चन है, बुद्धि द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो बुद्धि द्विकारक से ये स्पीयरमैन ने किया था। 13वां क्वेश्चन का जो है बी वाला ऑप्शन सही है, स्पीयरमैन। यानी कि बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का जो प्रतिपादन था, वह कौन वैज्ञानिक था? ये एक प्रकार के जो है स्पीयरमैन जो है एक अंग्रेज वैज्ञानिक थे। कौन थे? ये अंग्रेज वैज्ञानिक थे। इन्होंने क्या किया? मनोवैज्ञानिक थे। इसने क्या किया जो है कि 1904 में, क्या है 1904 में जो है इन्होंने बुद्धि का इसका प्रतिपादन किया। इन्होंने बताया, इसमें 2 फैक्टर इन्होंने बताया था। इसमें सबसे पहले इसको यह फैक्टर बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप नोट कर लीजिए। जो स्पीयरमैन ने बुद्धि का 2 फैक्टर बताया, एक जी फैक्टर बताया, एक यस फैक्टर बताया। जी फैक्टर जिसे हम जनरल फैक्टर या और इसके बाद स्पेसिफिक फैक्टर क्या कहेंगे? फैक्टर, एफ एस एक फैक्टर। देखिए,
जनरल फैक्टर जिसे हम सामान्य सामान्य कहेंगे, सामान्य योग्यता कारक, और दूसरा है विशिष्ट योग्यता कारक। यह दो कारक बताया किसने, बुद्धि के द्वि कारक सिद्धांत में स्पीयरमैन ने। ठीक है, अगला जो है यही दो कारक हैं। अगला जो है 14वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है। 14 क्वेश्चन में आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर युग्म को मिलान करने के लिए पूछा गया है कि कौन सा युग्म, यह जो है कथन जो है, जो सीखने की क्रिया दी गई है और जो है उनके अनुसार मनोवैज्ञानिक का नाम दिया गया है। पहले मनोवैज्ञानिक में सीखने का अनुक्रिया जो है सिद्धांत, सीखने का अनुक्रिया सिद्धांत थॉर्नडाइक का है, बिल्कुल सही बात है, यानी कि जो सीखने का अनुक्रिया सिद्धांत थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया है। जबकि सीखने की क्रिया प्रसूत सिद्धांत यह BF स्किनर का है, ये भी बिल्कुल सही है। सीखने का क्लासिकल सिद्धांत पावलोव का है, ये भी सही है। सीखने का समग्र सिद्धांत यह जो है हल का नहीं है, यह किसका है, सीखने का समग्र सिद्धांत यह गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिकों का है। गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक कौन कौन से हैं, आप जानते हैं कि गेस्टाल्टवादी में कोहलर और कुर्ट कोप्फा ये सभी मनोवैज्ञानिक आते हैं। जबकि कोहलर जो है, कोहलर ने क्या दिया था, यह प्रबलन का सिद्धांत दिया था। क्या दिया था, प्रबलन का सिद्धांत जो है, प्रबलन का प्रतिपादन जो है कोहलर के अनुसार दिया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा 15वां क्वेश्चन है, निम्न में से किनका नाम, जैसे निम्न इनमें से किनका सुजनन शास्त्र के पिता, यानी कि जो ये नाम दिया गया है इसमें सुजनन शास्त्र के पिता से कौन जुड़ा है। यानी कि अगर देखा जाए तो यहाँ पे सुजनन शास्त्र जो है यह दिया गया है जो है गाल्टन के अनुसार। कौन, गाल्टन को सुजनन शास्त्र का जो पिता कहा जाता है। किसको पिता कहा जाता है, गाल्टन को। गाल्टन जो है इसके पिताजी हैं, और साथ ही साथ जो है जिसमें जो इसमें जो है मानव जाति, इसमें नस्लों और जातियों को सुधार किया जाता है सुजनन शास्त्र में। यानी कि गाल्टन महोदय ने क्या कहा था, सुजनन विज्ञान जो व्यवहारिक वंशानुक्रम की वह शाखा है जिसके अंतर्गत वंशानुक्रम के सिद्धांतों की सहायता से भावी पीढ़ियों को वंशानुक्रम में प्राप्त होने वाले लक्षणों को नियंत्रित किया जाता है, जिसमें मानव जाति का नस्ल सुधार किया जाता है। यानी कि इसमें मानव जाति की पीढ़ियों को, नस्लों को सुधार किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखें तो अगला है हमारा 16वां क्वेश्चन है, ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की थी। देखिए, सबसे पहले व्यक्तित्व की चर्चा की बात करें तो क्रेस्मर जो है, क्रेस्मर महोदय ने जो है शरीर रचना के आधार पर व्यक्तित्व की शरीर रचना के आधार पर व्यक्तित्व का जो है अपना विभिन्न प्रकार की जो है योग्यता दिए थे। इन्होंने 3 प्रकार की योग्यता दी थी, आप इसको नोट कर लीजिए, लंबकाय, सुडोलकाय और गोलकाय। क्या, लंबकाय, सुडोलकाय, गोलकाय। और युंग के अनुसार, युंग जो है इन्होंने क्या दिया था, इन्होंने सामाजिक दृष्टिकोण के आधार पर दिया था। क्या, इन्होंने सामाजिक दृष्टिकोण, क्या है, सामाजिक दृष्टिकोण, सामाजिक दृष्टिकोण के आधार पर, यानी सामाजिक दृष्टिकोण पर इन्होंने बताया था कि जो व्यक्ति होते हैं इनको व्यक्तित्व का 3 भाग इनको भी बताया था। इन्होंने 3 भाग बताया था। अभी आपको हमने पिछले क्वेश्चन में बताया कि जो युंग का था, युंग ने जो व्यक्तित्व को जो बताया था कि व्यक्तित्व 3 भाग में है, कौन सा है, जो है अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। हमने इस प्रश्न को पहले भी डिस्कस किया था। युंग ने व्यक्तित्व को जो वर्गीकृत किया था वह अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी के अंतर्गत किया था। जबकि कैनन महोदय ने, कैनन ने ग्रंथियों के आधार पर जो है ग्रंथियों के आधार पर इन्होंने बताया कि अंतःग्रावी ग्रंथि कौन सी, अंतःस्रावी ग्रंथि के अनुसार इन्होंने बताया कि जो व्यक्ति होते हैं, इन्होंने 3 प्रकार के अंतःस्रावी ग्रंथि बताई। उन्होंने बताया कि क्या, सबसे पहले ग्रंथि कौन सी थी उसको आप नोट कर लीजिए, कैनन के अनुसार ग्रंथियों के आधार पर, तो ग्रंथियों के आधार पर पहला है थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि। उसके बाद है पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि। उसके बाद है आपका एड्रीनल ग्रंथि। कौन सा, एड्रीनल ग्रंथि। ठीक, ये 3 प्रकार के इन्होंने जो है कैनन ने बताया था। तो ग्रंथियों के आधार पर किसने बताया था, कैनन ने बताया था। तो इसके साथ अगर स्प्रेंजर को भी अगर नोट करना चाहें तो आप नोट कर सकते हैं। इन्होंने मूल्यों के आधार पर बताया था। किस पे, मूल्यों के आधार पर। क्या, मूल्यों के आधार पर इन्होंने 6 प्रकार के बताया था। 6 प्रकार के व्यक्तित्व है। तो इनमें क्या था, सैद्धांतिक था,
आर्थिक था, धार्मिक था, राजनीतिक था, सामाजिक और कलात्मक। इन विषयों को आप नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला आपका 17वां है, सृजनात्मकता मौलिक परीक्षणों को अभिव्यक्त करने की प्रक्रिया, मानसिक प्रक्रिया, यानी कि सृजनात्मकता का जो परीक्षण है इसने कौन किया था? इसका जो है क्रो एंड क्रो कौन था? ये तो एक फैक्ट लाइन है। सृजनात्मकता का जो मौलिक परीक्षणों को अभिव्यक्त करने की जो मानसिक प्रक्रिया है, यह कथन जो है, यह कथन क्रो एंड क्रो महोदय के अनुसार दी गई है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखें, अगला है 18वां क्वेश्चन, विद्रोह की भावना किस प्रवृत्ति में निम्न में से किस अवस्था से संबंधित है? विद्रोह की भावना आपको हम बता दें कि किशोरावस्था से संबंधित है। अब देखिए, कन्फ्यूजन तो तब होता है जब एक ही ऑप्शन में आपको पता हो कि किशोरावस्था होगा, मगर उसमें किशोरा में पूर्व किशोरावस्था और मध्य किशोरावस्था 2 ऑप्शन दे देता है, तब आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर देखें तो विद्रोह की भावना किशोरावस्था में है। किशोरावस्था में एज याद रखिए, ये 12 से 14 वर्ष, 12 से 14 वर्ष ये पूर्व किशोरावस्था होगा। क्या? पूर्व किशोरावस्था में 12 से 14 वर्ष होगा। यानी कि इसमें क्या होता है, जो शारीरिक और मानसिक जो स्वतंत्रता की प्रबल भावना होती है। अतः यदि हम किसी पर अगर देखें प्रतिबंध अगर किसी बालक पे लगाते हैं तो वह एक तरह से आपको विद्रोह या ज्वाला फूट पड़ते हैं आपके ऊपर, यह इस किशोर अवस्था की यूज होती है। यानी कि जब बालक देखा जाए तो कहता है कि मैं ही सही हूँ, यानी कि अगर आप कोई कार्य उसको कहते हैं तो वह कार्य अपने अनुसार करता है, कहता है कि नहीं मैं ही सही हूँ, हो सकता है वो झूठ बोल रहे हो। तो इसमें यह विद्रोह की भावना होती है, ज्वाला फूट की भावना होती है। इसमें एक जो है मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने बताया है कि कोलोसैनिक कौन है? मनोवैज्ञानिक कोलोसैनिक जो वैज्ञानिक है, कोलोसैनिक वैज्ञानिक हैं, इन्होंने बताया कि किशोर प्रौढ़ों को अपने मार्गों में बाधा समझता है। इसको आप नोट कर लीजिए, किशोर प्रौढ़ों को अपने मार्ग में बाधा समझता है, जो अपनी स्वतंत्रता का लक्ष्य प्राप्त करने से रोकता है। ठीक, यह 19वां प्रश्न है दोस्तों आपके सामने। जैसे सीखने की वह विधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती तो क्या कहलाती है? यह देखिए, जब सीखने में कोई उन्नति नहीं है, अभी हमने बताया था कि सीखने का वक्र, सीखने का जो है रेखा और उसके साथ साथ एक पठार, यानी कि जब कोई उन्नति नहीं होगी तो वह सीखने का पठार कहलाएगा। क्या कह रहा है? सीखने के पठार, यानी कि सीखने की वह अवधि है जब सीखने की प्रक्रिया में कि कोई भी उन्नति, यानी कि इस समय में जो है सीखने वाली जो कार्य होती है इसमें कोई उन्नति नहीं होती है, वह सीखने का पठार होता है। जबकि स्मृति जो होती है, यहाँ पे स्मृति पे थोड़ा चर्चा करें तो स्मृति यानी कि जो व्यक्ति किसी भी कार्य को अगर कह पाने या व्यक्त करने पाने में अपनी जो पुरानी जो है सोच है उसमें सफलता प्राप्त कर लेता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति कुछ याद किया है, उसको बताने में सफल हो जाता है, तो वहाँ पर स्मृति जो है उसकी जो है स्मृति यानी मेमोरी उसको यानी कि रहती है। ठीक, अगला देखें तो अगला हमारा 20वां है, बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र। यानी कि देखिए, बुद्धि लब्धि जो मानसिक आय बटे वास्तविक आय, यानी कि यहाँ बटा है गुणे जो है आपका 100। यानी कि देखिए, बुद्धि का जो है बुद्धि लब्धि कौन बताया था? स्टर्न जो है, स्टर्न तथा कुहलमान ने 1912 में, कौन? स्टर्न तथा कुहलमान ने 1912 में जो है बुद्धि लब्धि, जिसे हम आईक्यू लेवल कहते हैं, आईक्यू लेवल के रूप में जिसे संक्षेप में बताया था। जबकि देखिए इसका प्रतिपादन किया था, जबकि टर्मन ने जो किया था, टर्मन एक मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने जो है इस फार्मूले को दिया था, उन्होंने आईक्यू लेवल को संक्षेप में बताया था। जबकि जो है टर्मन महोदय थे, टर्मन जो है मानसिक आय और वास्तविक आय, जो है मानसिक आय और वास्तविक आय का जो अनुपात है उसमें गुणे 100 का जो गुणा करते हैं उसे हम बुद्धि लब्धि, यानी कि बुद्धि लब्धि का यह संप्रत्यय दिया था। तो यहाँ पे मेंटल एज यानी कि बटे जो है वास्तविक आय रियल उसका गुणे 100, इससे हम इस फार्मूले से हम बुद्धि लब्धि निकाल सकते हैं। तो अगला प्रश्न देखें, सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? देखिए, सीखने और भूल का जो प्रतिपादन है ये थॉर्नडाइक के अनुसार है। थॉर्नडाइक के अनुसार है सीखने में या प्रयास या भूल का प्रतिपादन थॉर्नडाइक महोदय ने किया था। जबकि जो उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत जो है संबंधवाद है,
जिसे कहते हैं, जबकि यह कोहलर का था। कोहलर का जो है सूझबूझ का सिद्धांत या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत था। जबकि जो पैलो जो है, ये पैलो जो है पैलो के अनुसार अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत था। इसके अनुसार था अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत था। जबकि गेस्टाल्टवाद के अनुसार जो है ये जो थे वो उन्होंने कुछ जो है अलग जो है सिद्धांत दिया था। गेस्टाल्टवाद मनोवैज्ञानिक के अंतर्गत, जैसे कि कोहलर आते हैं, कोप्पा आते हैं, इन्होंने बताया था कि जो सूझबूझ के सिद्धांत के अंतर्गत। तो यहाँ पे प्रयास व भूल का सिद्धांत जो है थॉर्नडाइक महोदय हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। अगला देखें तो अगला है सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों की जोड़े, यानी कि इसमें 23 जोड़े होते हैं। कितना? 23 जोड़े। अगर पेयर की बात किया है तो पेयर में 23 हैं, 23 है। और अगर संख्या की बात करें तो उस तरह 46 हो जाएंगे। कितना? 46। जबकि देखिए जो है आपको बताएं तो जो इसके जो सामान्य यानी कि अगर मानव होता है उसमें गुणसूत्रों की संख्या की बात करें 46 के बाद अगर देखें तो इसमें 22 जोड़ी जो है, 22 जोड़ी जो है मेल में और जो है 22 जोड़ी जो है फीमेल में जो है समान होते हैं। अपने अपने जोड़े से जो है समजात होते हैं, यानी कि अपने अपने जोड़े समजात होते हैं। इन्हें सम्मिलित रूप से समजात गुणसूत्र यानी कि ऑटोसेम्स कहते हैं। 23वें गुणसूत्र यानी गुणसूत्र स्त्री और पुरुष में जो है समान नहीं होते हैं। जैसे कि जो है स्त्री का 23वां गुणसूत्र और पुरुष का 23वां गुणसूत्र ये समान नहीं होता है। जबकि जिसे हम विषम जात यानी कि कह सकते हैं हेट्रोसोम्स कहते हैं। ठीक, यानी कि अगर देखा जाए तो ये 23वां गुणसूत्र है यक्स और वाई, यही जो है पुरुष और जो है और स्त्री यानी कि ये कि जो है बालक या बालिका में बोध कराएगा। ठीक, अगला जो है कोहलर निम्न में से किससे संबंधित है? यानी कि कोहलर जो है किससे संबंधित है? वह अधिगम का सिद्धांत, इन्होंने बताया था कोहलर अधिगम के सिद्धांत से संबंधित है। इनके अनुसार जो है देखा गया था कि जो सीखना यानी कि अधिगम जो है वह एक प्रकार का जो है अधिगम जो है गेल्टाल्ट अधिगम के सिद्धांत को गेल्टाल्ट अधिगम सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। और इस सिद्धांत को भी पूर्णाकार सिद्धांत के नाम से भी समग्र सिद्धांत या पूर्णाकृति का सिद्धांत या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत या सूझ का सिद्धांत आदि नामों से भी जाना जाता है। जो कोहलर महोदय थे, इन्होंने क्या किया था? एक सुल्तान नामक जो है चिंपैंजी बंदर था। चिंपैंजी पर इन्होंने प्रयोग किया था और यह अपने अधिगम को बताए थे। अगला है क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन, यानी कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत जो है यह स्किनर के अनुसार दिया गया था। स्किनर ने बताया था कि जो बीएफ स्किनर इनका पूरा नाम है, इन्होंने बताया था कि सीखने की जो क्रिया होती है क्रिया प्रसूत अनुबंधन के प्रवर्तक सिद्धांत, यानी कि मनोवैज्ञानिक जो है इनका जो है बीएफ स्किनर, इनका पूरा नाम है बीएफ स्किनर। ठीक, स्किनर इनका पूरा नाम है, इन्होंने बताया था। और इन्होंने साथ ही साथ जो स्किनर महोदय हैं इन्होंने चूहे पे, ठीक, चूहे और क्या किया था? चूहे और कबूतर जो है अपना प्रयोग किया था। ठीक, अगला क्वेश्चन है, अगला है बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन थे? यानी कि बुद्धि जो होती है, बुद्धि के जो है क्रिस्टलीय प्रतिमान की बात करें तो यहाँ पे दो हो जाएंगे। एक सॉलिड होता है, एक जो है लिक्विड, यानी कि सॉलिड और लिक्विड। कैटल महोदय के अनुसार जो है दो महत्वपूर्ण तत्व दिए गए थे, एक तरल बुद्धि का था, एक जो है सॉलिड बुद्धि का था। यानी कि जो है तरल बुद्धि में क्या होगा? तरल बुद्धि में होगा क्या कि जब नवीन समस्याओं को हल करने के लिए अगर हम किसी तरल बुद्धि को तर्क के आधार पर नवीन समस्याओं को हल करने की योग्यता के रूप में तथा ठोस बुद्धि को अगर देखा जाए तो ठोस बुद्धि जो होता है इसमें शिक्षा, प्रशिक्षण व अनुभव के आधार पर योग्यता को दी जाती है। यानी कि तरल में क्या था? तरल में था ये नवीन समस्याओं को हल करने में, और जबकि ठोस में जो है एजुकेशन में यानी कि शिक्षा, प्रशिक्षण में, अनुभव में, ये सभी में है। ठीक, अगला देखें, अगला हमारा 26वां है, शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का उद्देश्य निम्न में से किसके सुधार हेतु किया जाता है? यानी कि शिक्षण हेतु जो मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का जो था सुझाव, यह सृजनात्मकता के अंतर्गत यानी कि दिया जाता है। इसमें क्या था
कि शिक्षण हेतु जो मानसिक उद्वेलन प्रतिमान थे यानी कि ब्रेन स्टॉर्मिंग जो मॉडल का प्रयोग इसमें किया गया था, यानी कि सृजनात्मकता में किया गया। ठीक, अगला देखें तो ये गोलमैन क्या है। गोलमैन निम्न में से किससे संबंधित है। गोलमैन जो थे ये जो है कि संवेगात्मक इमोशनल इंटेलिजेंस से क्या है, संवेगात्मक इमोशनल इंटेलिजेंस यानी कि जो स्वयं की एवं दूसरों की भावनाओं का अथवा संवेगों का समझने में व्यक्त करने की जो नियंत्रण करने की योग्यता है उसको हम कहते हैं संवेगात्मक। ठीक, संवेगात्मक इनका जो है अगर जो गोलमैन है उन्होंने संवेगात्मक जो है बुद्धि नामक पुस्तक लिखकर इस और सभी को जो है ध्यान इनको आकर्षित कर दिया था बुद्धि के यानी कि बुक की तरफ। ठीक, अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन शेष से भिन्न है। निम्न में से कौन शेष से भिन्न है। पहला, अधिगम के लिए अधिगम का सिद्धांत, समान अवयव का सिद्धांत, ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत, सामान्यीकरण का सिद्धांत। देखिए, अधिगम के लिए अधिगम का सिद्धांत जो था, यह जो अधिगम के लिए अधिगम का सिद्धांत, सामान्य अवयवों का सिद्धांत, सामान्यीकरण का सिद्धांत, ये सभी जो है ये तीनों जो है अधिगम का जो है स्थानांतरण करता है। जबकि जो है ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत जो होता है यह अधिगम से संबंधित है। किसमें, ये अधिगम से संबंधित है, जबकि यह जो है अधिगम स्थानांतरण से संबंधित है। ये अधिगम जो है अधिगम का सिद्धांत है, ये अधिगम स्थानांतरण। तो यहाँ से शेष से भिन्न जो है वो सी वाला ऑप्शन है। शेष से भिन्न सी वाला, कौन सा, शेष से भिन्न सी वाला ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर। देखिए, आपको हमने बताया था जो संज्ञानात्मक क्षेत्र होता है, संज्ञानात्मक मतलब यहाँ पर बीएस ब्लूम जो है, बीएस ब्लूम जो होता है इन्होंने एक टेक्सोनॉमी दिया था, उसमें संज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक के 3 पद दिए थे। जबकि यहाँ पे देखा जाए तो संज्ञानात्मक में भी इन्होंने 5 प्रकार के जो है पद दिए, 5 प्रकार की योग्यता बताई। पहला क्या होगा, ज्ञान होगा, बोध होगा, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन, इस प्रकार की व्यवस्था बताई। तो इन्होंने क्या किया कि न्यूनतम स्तर कौन सा, न्यूनतम स्तर कौन सा, ज्ञान होगा। क्या, ज्ञान होगा, उसके बाद बोध है, बोध के बाद अनुप्रयोग है, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। बोध को हम समझ भी कहते हैं, क्या कहते हैं, समझ, यानी कि बोध हमारी बौद्धिक स्तर जो होती है, संज्ञानात्मक का बौद्धिक स्तर पहला निम्न स्तर, यानी कि पहला स्तर भी है, प्राथमिक स्तर भी है और निम्न स्तर भी ज्ञान है। कौन सा है, ज्ञान है। ठीक, अगर इसको पहला स्तर भी कहें, अगर संज्ञानात्मक का बौद्धिक स्तर बीएस ब्लूम के अनुसार या बीएस ब्लूम में संज्ञानात्मक का पहला प्रथम पाद कौन सा है, जो ज्ञान है। अगर अंतिम पूछा जाए तो अंतिम है मूल्यांकन। क्या है, अंतिम मूल्यांकन, इसको आप नोट कर रखिए। ठीक, अगला क्वेश्चन है, ये अंतिम क्वेश्चन है 30वां। एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है, मोटरसाइकिल चलाना सीख रहा है, तो ये किस प्रकार का हस्तांतरण है। ये ऊर्ध्व अधिगम अंतरण है। कौन सा, ऊर्ध्व अधिगम अंतरण है। ठीक, देखिए, अब किसी कार्य को करने में अगर उससे थोड़ा सा ऊपर जाता है तो अधिगम अंतरण होता है। जबकि द्विपार्श्विक होता है, एक काम अगर कर रहा है तो एक काम के जरिए वो कई कामों को सीख लेता है, तो वो द्विपार्श्विक अधिगम होता है। जबकि एक काम कर रहा है, उसी काम को जो है करने में उसी क्रिया पे चल रहा है, तो वो क्षैतिज हस्तांतरण मतलब कोई भी जो है अंतरण नहीं हुआ है। दोस्तों, अगर आप 30वें प्रश्न यानी कि अंतिम प्रश्न तक अगर पहुंच चुके हैं तो आप अपना फीडबैक देना ना भूलें, क्योंकि आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।